हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो इस वीडियो के तहत पढ़ने वाले हैं, कोई चैप्टर का कोई पार्टिकुलर टाइप नहीं पढ़ने वाले हैं। यह आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं और उसी का सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो के तहत देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप यदि इस वीडियो पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसमें 2-3 लोगों का पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहला वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन देखिए और आप बोल दिए कि नहीं हमारा क्वेश्चन तो नहीं है या हमारे वीडियो में मतलब इस वीडियो में नहीं बताया गया होगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें 2 से 3 लोगों का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है और आप अपने क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एक दूसरे स्टेशन को 164 मीटर जो लंबा है उसको 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा पहला स्टेशन है, पहला स्टेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा स्टेशन। पहले स्टेशन को पार करने के लिए इसका जो लंबाई, पहले इसको समझिए 108 है, इसको पार करने के लिए 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरा है उसका जो बताया जा रहा है लंबाई, वह 164 मीटर है और उसको पार करने के लिए 16 सेकंड का समय लिया जा रहा है। सबसे पहले इसके थोड़ा सा बेसिक को समझिए। बेसिक क्या है इसका, कि जब रेलगाड़ी पार करती है किसी भी स्टेशन को, तो पार करने का अर्थ होता है कि वह अपने को भी पार करती है और साथ ही साथ स्टेशन को भी पार करती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेशन है और यहाँ हमारी रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी को हम लोग यहाँ तक मानेंगे कि यह पार नहीं किया है और इसको देखिए यहाँ तक गया। जनरली देखिए, इसका पहला जो स्टार्टिंग छोर और एंड छोर जो है उसको कर लिया है, कवर कर लिया, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वह पार नहीं की है। यह पार कब मानी जाएगी? जब पार करते करते यह अपनी भी लंबाई को पार कर देगी इसके साथ साथ, तब इसको क्या माना जाएगा कि यह पार कर चुकी है। इस बात को आप समझिएगा कि कोई भी स्टेशन को पार करने के लिए जब रेलगाड़ी चलती है तो वह अपनी खुद की लंबाई को पार करती है और साथ ही साथ स्टेशन की लंबाई को भी पार करती है। यह 12 सेकंड में केवल 108 मीटर की लंबाई नहीं पार कर रही है, बल्कि वह अपनी भी लंबाई पार कर रही है, साथ ही साथ 108 मीटर लंबाई को भी पार कर रही है। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे क्या, जो पहले वाली स्टेशन है, यानी सॉरी, जो पहला वाला स्टेशन है उस स्टेशन के मुकाबले दूसरा वाला स्टेशन कितना बड़ा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा 108 से 164 होने में कितना का अंतर है भाई? तो 56 का अंतर है। समझ पा रहे हैं? यानी 56 मीटर ज़्यादा है। और इस 56 मीटर को तय करने के लिए वह ट्रेन कितना समय ज़्यादा ले रही है? तो 4 सेकेंड का समय ज़्यादा ले रही है। यही बात आपको समझना है। और यहाँ से हम लोग चाल निकालेंगे। चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा 56 है और 4 यानी 14 चौके 56 यानी 14 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से वह गाड़ी चल रही है। अब पहले के हिसाब से या दूसरे के हिसाब से, किसी एक के हिसाब से आप इसका लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा इस बात को समझिए थोड़ा सा। यदि पहले के हिसाब से हमें निकालना है तो हम देखेंगे कि 12 सेकेंड में यदि 14 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है तो कितना दूरी तय करेगी। चलिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस हमारा क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। और स्पीड हमारा क्या है? 14 है और टाइम हमारा क्या है? 12 है। हम लोग पहले के मुकाबले में निकालना चाहते हैं तो 14 में यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 8 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 14 के 14, 14 2 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से क्या निकल गया हमारा? 168 मीटर की दूरी तय की गई होगी। लेकिन यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि केवल 108 मीटर की दूरी तय की जा रही है। आप यह थोड़ा बता दीजिए, 168 मीटर यदि कोई दूरी तय किया जा रहा है जिसमें कि पहला जो स्टेशन की दूरी है वह केवल 108 है, तो जो लंबाई होगी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, एक्स्ट्रा लंबाई वह किसके तय करेगा? तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को तय करेगा। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से 168 यानी कि 60 मीटर जो लंबा होगा वो क्या होगा? रेलगाड़ी होगा। यह पहला तरीका होगा। आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेगा इस बात को थोड़ा सा यहाँ देखिए। स्पीड हमारा तो यहाँ निकल गया है 14, तो हम डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे। डिस्टेंस हमारा क्या है? स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड हमारा क्या है? 14 के स्पीड से चल रहा है और टाइम क्या है? 16। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 14 28, 14 5 70, 14 84, 84 में 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कैरी, और 14 के 14 और 14 में 8 जुड़ तो 8 4 12 यानी कि 22 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कितना हो जाएगा? 224। अब देखिए 224 इस 16 सेकंड में तय किया गया है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि 224 तो तय किया जा रहा है, जिसमें से कि 164 जो है वह क्या है? खुद की लंबाई यानी स्टेशन की लंबाई है और उस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ही बचेगा, यानी 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर हमारा एक्स्ट्रा बचा और यही हमारी क्या हो जाएगी? इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। गाँव की जनसंख्या पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से 25% की दर से
बढ़ी है। तीसरे वर्ष में 500 ग्रामीण ने गांव छोड़कर चले गए, नहीं चल गए वहां से। उसके बाद चौथे वर्ष में जनसंख्या हुई 10% मतलब घट गई। तब हमसे कहा जा रहा है कि, और ये लास्ट में बताया भी जा रहा है कि चौथा वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वह 6750 है। तो पहले वर्ष में यानी कि शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, पहले समझिए। यहाँ 0 स्टार्टिंग टाइम है, उसके बाद पहला वर्ष, उसके बाद दूसरा वर्ष हो गया, उसके बाद तीसरा वर्ष हो गया, उसके बाद चौथा वर्ष हो गया। कैसे हुआ है, बोला जा रहा है कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष में 25% वृद्धि हुई है। चलिए, पहला वर्ष 25% वृद्धि हुआ और दूसरा में भी प्लस हुआ है। कितना तो 25%। छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। और तीसरा जब पीरियड आया तो उसमें से हमको 500 लोग क्या है, चले गए, यहाँ से निकल गए। तीसरा में जब निकले तो हम चौथा में रिजल्ट देखे, यहाँ क्या किया, हम चौथा वर्ष में यहाँ रिजल्ट देखे तो हम देख रहे हैं कि 10% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। और हमें जब लास्ट में यह भी देखने को मिला कि 6750 लोग अब क्या हैं, चौथे वर्ष में रिजल्ट के रूप में देखे जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम ये बात कह रहे हैं कि 6750 लोग यदि हैं तो इसके विषय में थोड़ा 10% की कमी हुई है। यदि नहीं कमी हुई होती तो कितना होता, तो इसका मतलब कि ए वाला जो वैल्यू है वह 90% को बता रहा है। यानी कि 10% कम हो गया तो 90% ना हो गया। यानी कि देखिए 6750 जो है क्या है, 90% है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चल के 100% निकालने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब तीसरा वर्ष में, यानी कि 2 से तीसरा वर्ष जब गया है, तो तीसरा वर्ष में ये जब निकल के गया है 500 व्यक्ति, तो तीसरा वर्ष में जब ही निकल के गए उस पीरियड में उस पीरियड से लेकर आगे देखा गया कि 10% की कमी है, तो उस पीरियड तक कितने व्यक्ति थे। तो इसको हम लोग यदि सोल्व करें तो देखिए 0 से 0 और 9 से हम लोग काट रहे हैं, तो 9 7 63। उसके बाद यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आपको 4 और 9 5 45, यानी कितना रिजल्ट निकला हमारा 7500, यानी कि 7500 लोग थे। क्लियर। अब यह बता दीजिए उसमें से 500 लोग चले गए ना, अब 500 लोग नहीं गए होते तो कितना होते, 500 लोग नहीं गए होते तो इसका मतलब 500 लोग और होते इसमें। इसका मतलब होता है टोटल कितना, 8000 लोग रहते। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ कह रहा है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया, यहीं तक मेन बात था। उसके बाद यहाँ देखिए पहले वर्ष में भी 25% बढ़ा है, दूसरे वर्ष में भी 25% बढ़ा है, यानी 2 बार 25% बढ़ा है। और इसको आप लोग जो इंक्रीजिंग वाला मेथड होता है बताए थे हम आपको सक्सेसिव करके, तो 25% का वैल्यू लिखिए। 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। समझ पा रहे हैं। अब 1/4 होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 को हम लोग थोड़ा यहाँ देखते हैं। 4 से 5 हुआ, क्योंकि बढ़ा है ना, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग जोड़ के लिखेंगे। यह बात कब बार हुआ है, 2 बार हुआ है, यानी 2 साल तक हुआ है। यानी 4 चौके 16 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। कह रहा है कि जब 2 साल के यहाँ देखा गया तो यह 8000 लोग थे, यानी यह जो 2 साल के बाद वाली 25, यानी जो 16 थे वो 25 हो गए थे, वह किसको बता रहा है, 8000 को बता रहा है। अब यहाँ से यदि आप 1 अनुपात का वैल्यू निकालिए तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या निकल के आया भाई, तो 25 चौके 100 और 4 8 32 320 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 8 32 320 हो जाएगा। और हमसे क्या कह रहा है कि आप यह बता दीजिए सबसे शुरू में कितना थे, तो शुरू वाला पॉइंट तो ही ना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 अनुपात का वैल्यू निकाल देंगे, और 16 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 320 × 16। अब देखिए 16 × 0, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 यहाँ 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 49 50 51, 51 से 20 लोग हो जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में 51 से 20 लोग थे। ये थोड़ा सा हम आपको कुछ यहाँ ट्रिकी मेथड हम यूज कर दिए हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 8000 लोग हैं ना, तो 8000 लोग हैं, यहाँ जब 25% बढ़ा होगा तो इसका मतलब यह 125% हो गए। समझिएगा, ई वाला जो होंगे कितना होंगे, 125% होंगे। तो उससे पहले क्या होंगे, 100% हो जाएंगे। उससे पहले यानी बढ़ा नहीं होता 25% तो 100% होते। फिर वहाँ से हम लोग पीछे दी जाएंगे, तो यहाँ से फिर से हम एक बार कह सकते हैं कि यह 25% बढ़े हैं, यहाँ से फिर से 125% और फिर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको गुणा कीजिएगा तो ही आएगा। यदि इस बात को समझ गए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम जो परसेंटेज में हम पढ़ा रहे थे कि जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो कैसे बनता है, तो इस सब मेथड के विषय में बहुत डीपली बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे आई बटन पर चले जाइएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइए, या प्ले लिस्ट में जाके सूची में जाके खोजिएगा, परसेंटेज टाइप वाइज जहाँ लिखा होगा उसमें जाके देखिएगा, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा, उसको आप लोग देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक इंजन का पहिया 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 350 बार घूमता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। यह देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। यह क्या कहा जा रहा है कि 1.76
किलोमीटर। इतना चलना है उसको, और कितना चक्कर लगा रहा है? 350 चक्कर, बार बार घूम रहा है। आप यह बता दीजिए कि जो पहिया होता है, कोई घूमता है तो क्या करता है? जब कोई पहिया घूमता है तो वह अपने परिधि को तय करता है, इस बात को समझिएगा। जैसे परिधि क्या होता है? जैसे हमारा ये पहिया है, इसको विषय में हम बता चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ वित्तीय गति पर आधारित प्रश्न होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप सर्च कर लीजिए वित्तीय गति पर आधारित प्रश्न बाय मॉडर्न क्लासेज, ऐसे करके सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, ए एक पहिया है, यह पहिया ऐसे करके रोटेट होकर घूमेगा, और रोटेट होकर ऐसे करके घूमते हुए यहाँ यदि चला गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दूरी तय किया, मतलब करा रहेगा, वो क्या करेगा? अपनी परिधि को तय करेगा। इस बात को समझना है, बस यही बात आपको ध्यान में रखना है कि एक चक्कर में वो अपने परिधि को तय करता है। बस इतना से आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। यह कह रहा है क्या? इतना किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर को हम लोग पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इतना किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम गुणा करेंगे, और कह सकते हैं कि 1760 मीटर होगा। समझ पा रहे हैं? और इतना चक्कर घूम के मतलब तय किया है, तो एक चक्कर में क्या तय करेगा भाई? देखिए 350 चक्कर तय करने में इतना दूरी को तय किया है, तो एक चक्कर में तय करने में कितना दूरी तय करेगा? तो 1760 बटा में 350 करेगा। समझ पा रहे हैं? हम लोग ज़्यादा काट कुट नहीं करेंगे, बस इसको काट दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमारे रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त हुआ? तो 17/6 हो गया, और नीचे 35 हो गया। यह क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब परिधि को हम लोग 2πr द्वारा लिखते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला आप जानते हैं, 2πr। 2πr बराबर क्या हम लिख सकते हैं? 176 बटा में 35 सकता है। अब देखिए हम लोग यहाँ सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे r बराबर क्या हो जाएगा? 176 बटा में 35। हम लोग इस बात को इधर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, r का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो r को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 176 बटा में क्या हो जाएगा? 35। और देखिए ये 7 भागा है, ऊपर जाके गुणा करेगा, और उसके बाद देखिए जो गुणा है वह क्या करेगा? भागा, यानी 2 गुणे 22 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 7 5 35 हो जाएगा। यदि इसको काटे तो देखिए क्या हो सकता है? 2 से करें तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ से 2 8 16। 11 से यदि हम लोग काटें तो चलिए ना 22 से डायरेक्ट काटिए, तो 22 चौक 88, 4 बार में हो सकता है। और 4 बटा में हमारा क्या हुआ? 5 हमारा रिजल्ट के रूप में निकला। r बराबर 4 बटा में 5 निकला। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह r का वैल्यू निकला है, हमको 2r का वैल्यू चाहिए, और 2r का वैल्यू क्या हो सकता है? तो 2r बराबर 4 बटा 5 गुणे 2, यानी कि 4 दूना के 8, 8 बटा में 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए बी और डी की औसत से एक संख्या सी दोगुनी है, संख्या बी ए और डी के औसत के बराबर है। यदि बी का मान 16 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी बात बताया जा रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं। ए है, बी है, और सी है, और डी है। यहाँ सबसे लास्ट में बताया जा रहा है कि जो बी का वैल्यू है वह क्या है? 16 है। चलिए सबसे पहले हम इस बात को मान लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि ए बी जो डी है, यानी ए बी और डी यानी तीनों का जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है? एक संख्या सी का दोगुना है। जो सी है इसका क्या है? दोगुना है। इन तीनों का औसत क्या है? दोगुना है। इस बात को समझना है। उसके बाद हमसे बताया जा रहा है क्या? बी ए और डी के औसत के बराबर है। ए और डी के औसत के बराबर है। चलिए ए डी का जो औसत होगा वो क्या है? बी के बराबर है। यानी कहने का अर्थ थोड़ा समझिएगा, ए और डी जो है इन दोनों का औसत यदि बराबर है तो इस बात को हम मान सकते हैं कि दोनों का योग जो होगा वो 32 होगा। आपके दिमाग में चला होगा कैसे होगा, तो इस बात को समझिए। ए और डी यानी ए प्लस डी बटा में 2 जब हम कर रहे हैं तो वह किसके बराबर हो रहा है? बी के बराबर है, यानी बी यानी कि 16 के बराबर हो रहा है। ए और डी का मतलब इन दोनों का औसत हो गया, यानी ए प्लस डी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब थोड़ा समझिएगा, ए और डी मिलकर 32 बना रहा है। अब जब बी को भी इंक्लूड कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस डी तीनों को इंक्लूड करेंगे तो 32 और 16 जुड़ जाएगा, यानी 16 प्लस 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 होते हैं 48 हो जाएगा। तीनों लोगों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 48 हो जाएगा। और तीनों लोगों का औसत क्या होगा? तो औसत में हम 3 से भागा देंगे, तो 16 दूनी 32 होते हैं 48, 16 निकल के आया औसत। और हमसे क्या कह रहा है कि ए बी डी का जो औसत है एक संख्या सी से दोगुनी है, यानी सी से क्या है? दोगुना है। तो सी जितना भी होगा उससे दोगुना है औसत। तो हमारा औसत तो 16 है ना, तो यहाँ
सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जब 8 होगा तो सी से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। फिर से जितना भी बात बताया गया इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मेंटेन करके देखते हैं। यह कह रहा है ए बी डी का जो औसत है वह सी से दोगुना है, ऐसा कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि संख्या बी ए और डी के औसत के बराबर है, ए और डी के औसत के बराबर है, ए और डी का औसत बराबर है बी। तो बी का वैल्यू तो बताया जा रहा है 16। जब 16 बताया जा रहा है तो इन दोनों का औसत क्या होना चाहिए, वो भी 16 होना चाहिए। तो औसत 16 कब होगा, जब देखिए इसको ऐसे हम लोग कर दिए कि इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 16 आएगा। तो ए और डी का वैल्यू जब 32 रहेगा तब होगा। यदि तीनों को जोड़ा जाए यानी ए बी और डी को जोड़ा जाए तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों लोग मिलकर 32 बना रहे हैं, तो बी को भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल 16 + 32 48 हो जाएगा। और इन तीनों लोगों का यदि एलसीएम औसत देखा जाए तो क्या निकल के आएगा, 48/3 यानी 16 निकल के आएगा। और कह रहा है क्या कि जो औसत ही इन दोनों का वह सी से दोगुना है। तो सी जब 8 रहेगा तभी जाके 16 होगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखिए यह संभाव्य क्वेश्चन है, इसको सोच के बनाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप सोचिए कि बेसिक वगैरह सब कुछ लगा देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आशा और निशा 2 बहनें हैं जो अपनी मौसी से मिलने का इरादा रखती हैं। समझिएगा, 2 लड़कियां आशा और क्या है, निशा। आशा है और निशा है, ये दोनों लोग अपने मौसी से मिलने का इरादा रखती हैं और क्या करती हैं कि जो कि क्या है 25 किलोमीटर दूरी पर है। जो इनकी मौसी का घर है वह क्या है 25 किलोमीटर दूरी पर है। आशा प्रातः 9 बजे, यह क्या है 9 बजे यह निकलती है। मौसी का घर हम मान लेते हैं, आशा और जो निशा है दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। अब मौसी का घर जो मान लेते हैं इतना दूर है, ये हमारा मौसी घर है, ये निकल के चल गई 9 बजे। उसके बाद बोल रहा है क्या, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकल गई है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि 11:30 बजे निशा निकलती है और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से निकलती है, लेकिन 11:30 पर यानी 11:30 बजे निकलती है। कैसे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए, और हमसे पूछ रहा है यह बात कि आप यह बता दीजिए कि निशा आशा से कब मिलेगी, यानी कितना टाइम पर मिलेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। कब मिलेगा इसका मतलब कितना टाइम पर मिलेगी। चलिए, जब आशा घर से निकली है उस समय निशा तो अपने घर पे रह रही है। हम देख रहे हैं कि जब इसका जो जाने का स्थिति है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 11:30 बजे प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले यह कितना देर तक चली, तो 9 से 10, 11, उसके बाद 11:30, यानी टोटल 2.5 घंटा चली। अब देखिए 1 घंटा में 4 किलोमीटर जब चल रही है तो 2.5 घंटा में 4 दूना के 8 तो 10 किलोमीटर। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि 10 किलोमीटर किस प्रकार से चलेगी। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं। 2.5 घंटा से और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब निशा अपने घर से निकल रही है उससे पहले जो आशा है वह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब यदि इसमें मिलने की बात है तो इसके विषय में थोड़ा समझिएगा कि जो आशा है और यहाँ निशा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है यानी डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यही 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यदि ख़त्म हो जाए तब क्या हो सकता है, वह एक दूसरे से मिल सकते हैं। और कैसे ख़त्म होगा इस बात को समझिए। ये सब चाल, दूरी, समय में ये सब जो भी क्वेश्चन बन रहा है टोटल क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, लेकिन आपके कहने के अनुसार इस बात को हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, बेसिक से पूरा क्लास देखिएगा तो अच्छा में आ जाएगा आपको। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ निशा है और आशा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया। ख़त्म करने के लिए ये दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि इनके मौसी का घर एक ही दिशा में होगा ना। तो जब दोनों लोग चल रहे हैं तो उस पीरियड में जब दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगा, तो उस समय सापेक्ष चाल जो होता है वह घटता है। यहाँ से जो हमारा सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी इनके बीच के डिस्टेंस को, यानी जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बन चुका है इनके लेट चलने की वजह से, इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए सापेक्ष चाल से चला जाएगा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जाएगा। तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। डिस्टेंस हमारा क्या है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को ख़त्म करना है 5 के स्पीड से, यानी 2 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। अब थोड़ा समझिएगा, तो 2 घंटा का कब लगेगा, जब ये चली है निशा 11:30 बजे, तो इसके बाद 2 घंटा समय लगेगा, तभी 2 घंटा के बाद इसको पकड़ लेगी ना, यानी आशा के पास पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि 11:30 से 12:30 और 1:30 यानी कह सकते हैं 1:30, समझ पाइएगा। यानी हमारा जो सही होगा आंसर क्या बनेगा, 1:30 पर क्या होगा, 1:30 पर वह निशा जो है वह आशा को
पकड़ लेगी, यानी वो उससे मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं, यही हमारा समय होगा। अब यदि हमको पूछ रहा है टाइम ड्यूरेशन यानी कितना समय बाद मिलेगी, तो 2 घंटे बाद मिलेगी। कब मिलेगी, तो 1:30 पर मिलेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। उतना की चाल से समान दूरी को तय कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल समय जो लग रहा है वह 74 मिनट का लग रहा है। आप बताइए कि कुल दूरी कितना है, किलोमीटर में बताना है। क्या क्या बता रहा है स्पीड। पहला स्पीड 1 हमारा क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा स्पीड 2 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड 3 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो टाइम लग रहा है क्या बता रहा है, 74 मिनट का समय लग रहा है। सबसे पहले टाइम को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि चाल हमारा कुल जो दिया है वो क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो यहाँ से हम 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा आसानी से, और 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 37/30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग डी द्वारा मान लेते हैं, इस बात को समझिएगा। और सिंगल के द्वारा, यानी कि पहले स्पीड के द्वारा डी दूरी तय किया गया, दूसरे के भी द्वारा भी डी दूरी तय किया गया, और तीसरे के द्वारा भी डी दूरी तय किया गया। इस प्रकार से जो टोटल समय होगा इसको हम कह सकते हैं, यानी जो समय होगा 37/30 होगा। इसके विषय में आप तो जानते होंगे कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसी के हिसाब से हम निकालना चाहते हैं कि पूरा जो समय है वह कैसे निकला है, डिस्टेंस बाई टाइम को ऐड करते करते, यानी पहले डी को पहले स्पीड से 4 प्लस दूसरे डी को 5, तीसरे डी को 6। समझ पा रहे हैं, यहाँ से 37/30 हो जाएगा। हम बेसिक मेथड एकदम लेकर चल रहे हैं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। 60 हो जाएगा, 4 से 15 चौके 60, 15 डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए 5 से करें तो 12 डी हो जाएगा यहाँ से, प्लस 6 10 में 60, 10 डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये डी है, इस बात को समझिएगा। सबको यदि ऐड किया जाए तो देखिए 30 दूना के 60 पहले यहाँ से काट दीजिए इसको, और यहाँ से देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 10 10 20 10 30 हो जाएगा, 30 और 7 37 हो जाएगा, 37 डी हो जाएगा। और ये डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। डी का वैल्यू जो निकल के आया, क्या निकल के आया, 2। डी बराबर 2 निकल के आया। हमसे क्या कह रहा है, जो 2 होगा वो क्या होगा, किलोमीटर होगा। इस बात को समझिएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि यह 3 स्पीड से 3 बार तय किया गया है ना, तो कुल दूरी हमसे पूछ रहा है। यानी डी करके देखिए, 4 से पहले डी तय किया गया होगा, फिर से डी, फिर से डी, यानी 3 बार डी तय किया गया है। इसका मतलब 3 डी का मान पूछेगा आपसे, और 3 डी का वैल्यू 3 × 2 यानी कि 3 × 6 किलोमीटर हो जाएगा। यह हुआ आपका बेसिक तरीका। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।